नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और सबसे पहले बात कोरोना की। तो कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। राज्य में गुरुवार को कोविड के 59 नए मामले सामने आए, जिसमें देहरादून में 25, नैनीताल में 12 नए केस है। कुल एक्टिव केसेस की बात की जाए तो 255 तक जा पहुंचा है। वहीं नैनीताल के नवोदय स्कूल में 11 स्कूली बच्चे कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। साथ ही स्कूल के प्रिंसिपल में भी कोविड की पुष्टि हुई है। सभी को स्कूल में आइसोलेट कर दिया गया है। 496 ऐसे बच्चे हैं और छात्र हैं जिनका सैंपल कोविड का लिया गया है। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। ईयर एंड पार्टी पर ओमिक्रॉन का साया है। मसूरी नैनीताल में लागू रहेगी पाबंदियां। यहां पर दिखाना भी अब शुरू हो गया। आरटीपीसीआर रिपोर्ट, डबल डोज सर्टिफिकेट। मसूरी में होटल बुकिंग की भी चर्चा हो रही है। राज्य में कोरोना के 59 नए केस सामने आए। फिलहाल उत्तराखंड में ओमिक्रॉन का कोई केस अब तक सामने नहीं आया है। और राज्य में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए देहरादून प्रशासन ने अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के लिए आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया है, जिसके चलते जिले के सभी चेक पोस्टों पर चेकिंग शुरू कर दी गई है। जिन लोगों के पास आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है, उनकी टेस्टिंग भी करवाई जा रही है। तो लगातार अब बॉर्डर से अंदर दाखिल होने वाले उत्तराखंड में अब उनको आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि ओमिक्रॉन के अब तक मामले सामने नहीं आए हैं, जो एक राहत की बात है, लेकिन बढ़ते कोरोना के केसेस जरूर प्रशासन के लिए चिंता का सबब बने हुए। इससे निपटने के लिए क्या इंतजाम, खासतौर पर आज 31 दिसंबर है, इसको लेकर? बिल्कुल नीलू, सबसे खास बात यही है कि मौसम साफ है उत्तराखंड में। और जिस बात को पसंद करता है, मौसम साफ रहे, लेकिन राहत तो जरूर। लेकिन आफत यह है कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। देहरादून डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो अगर देहरादून डिस्ट्रिक्ट में आपको एंटर करना है तो आपको या तो अपनी 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, या फिर आपका डबल डोज का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन दो शर्तों पर आप देहरादून में एंटर कर पाएंगे। मसूरी जाने के लिए आपको बिना देहरादून के आप नहीं पहुंच सकते। तो मसूरी में खासतौर रिस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं। होटल में अगर आपकी बुकिंग होगी तो ही आप होटल में पहुंच पाएंगे। इसके अलावा बॉर्डर पर चेकिंग थोड़ी सी बढ़ाई गई है। नैनीताल में भी इसी तरह के रिस्ट्रिक्शंस रखे गए हैं। हालांकि जो व्यापारी है उनका यह कहना है कि कोशिश ये हो कि जितना मैनेज हो सके उतना मैनेज किया जाए। लेकिन डर इस बात का है कि जिस तरह ओमिक्रॉन के केसेस सामने आए, उत्तराखंड में 4 केसेस आए, हालांकि चारों मरीज अब यहां पर स्वस्थ है। लेकिन डर यह भी है कि अगर दिल्ली, मुंबई में जिस तरीके से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, वहां से आने वाले टूरिस्ट या दूसरे राज्यों से आने वाले टूरिस्ट कहीं उत्तराखंड के नया खतरा पैदा ना करे, तो इसको लेकर सरकार भी अलर्ट है, प्रशासन भी अलर्ट है। और उम्मीद यही रहेगी कि 31 की जो पार्टी हो उसके बाद कहीं कोविड के केसेस में बढ़ोतरी ना देखने को मिले। नीलू, बिल्कुल दीपांकर, अब तो ये कोविड की बात हो गई। हालांकि इससे निपटने के लिए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन चूंकि आज 31 दिसंबर है, साल बीतना, आज आखिरी दिन है साल का, और ऐसे में अगर खास तौर पर क्योंकि चुनावी साल है, अगर बीते सालों की बात की जाए, खासतौर पर राजनीति की, तो किस तरह से उथल पुथल वाला ये साल रहा है? बिल्कुल नीलू, 2021 बीते 21 सालों में सबसे ज्यादा राजनीतिक उथल पुथल वाला साल रहा। इस साल में 3 मुख्यमंत्री यहां पर बने, बदले माफ कीजिए, त्रिवेंद्र रावत, फिर उसके बाद तीरथ सिंह रावत, फिर पुष्कर सिंह धामी। इसके अलावा दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष बदले, मदन कौशिक प्रदेश अध्यक्ष बने बीजेपी में, गणेश गोदियाल बने कांग्रेस में। इसके अलावा नेता विपक्ष जो इंदिरा हृदयेश थी, उनका निधन हुआ था जून में, फिर प्रीतम सिंह यहां पर नेता विपक्ष बने। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री जो चार्ज मदन कौशिक देख रहे थे, उस चार्ज को बंशीधर भगत ने संभाला। और ओवरऑल अगर बात करें तो इलेक्शन ईयर में दोनों पार्टियों ने कोशिश ये की है कि 2022 में वोटर उनके पक्ष में आएगा। और आज 31 तारीख और 2022 का जो कल का दिन होगा, कल के दिन से एक नई सोच, नई शुरुआत होगी दोनों राजनीतिक दलों के लिए कि कैंपेन को किस तरीके से आगे ले जाना है। हर व्यक्ति या हर नेता यह सोचता है कि 2022 में जब इलेक्शन होगा तो उसको कुर्सी मिलेगी, वो विधायक चुनकर आएगा, तो किसको मौका मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, किसके लिए ये 5 साल आखिरी होंगे, किसके लिए अगले 5 साल नए होंगे। बहुत कुछ है 2022 में, लेकिन बिल्कुल आने वाला साल किसके लिए नई सुबह लेके आएगा ये तो पता लग जाएगा दीपांकर। लेकिन हमने देखा कि पहाड़ के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी और लगातार जो तमाम पार्टियां थी उस चुनौतियों से निपटने का दावा करती रही। हालांकि बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री जरूर बदले, लेकिन कहीं ना कहीं पहाड़ को बड़ी सौगातें भी मिली 2021 में।
अब बिल्कुल नीलू, अगर आप बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स के तौर पे तो ऑल वेदर रोड पर बहुत तेजी से काम हुआ। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर लगातार काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 17,500 करोड़ की घोषणाएं हल्द्वानी में की। उससे पहले जब वो 4 दिसंबर को देहरादून आए थे तो 18,000 करोड़ की 18 बड़ी स्कीम्स की घोषणा उन्होंने यहां पर की थी। और कल ये भरोसा प्रधानमंत्री देकर गए कि अगर आप अगले 5 साल भी बीजेपी को चुनते हैं तो ये जो डेवलपमेंट है ये और तेजी के साथ होगा। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस ने ये कोशिश जनता को बताने की है कि अगले 5 साल अगर आप हम पर भरोसा करेंगे तो हम आपको विकास देंगे। तो अब पब्लिक को तय करना है कि 2022 में वो बीजेपी के साथ जाएगी या फिर कांग्रेस के साथ। लेकिन जिस तरह उत्तराखंड का पॉलिटिकल कैरेक्टर रहा है या पॉलिटिकल कल्चर यहां पर रहा है, हर 5 साल में सत्ता बदली है, तो क्या 2022 किसके फेवर में जाएगा, हिस्ट्री रिपीट होगी, बहुत कुछ इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा इलेक्शन का। नीलू, चलिए 2021 को हम बाय बाय कहने वाले हैं दीपांकर, 2022 का इंतजार है और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं और नए रेजोल्यूशन के साथ 2022 का भी स्वागत करेंगे और क्या कुछ होगा ये आने वाला जो साल होगा वो किस तरीके का होगा, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने हल्द्वानी से बीजेपी का चुनावी आगाज कर दिया। प्रधानमंत्री ने हजारों करोड़ की सौगात दी। हल्द्वानी को न्यू ईयर गिफ्ट दिया है। पहाड़ में नई रेल लाइन की बात कही है तो कांग्रेस को पहाड़ विरोधी और विकास विरोधी भी करार दे दिया है। गोलजू की यो पवित्र धरती कुमाऊं में आपू सबे भाई बहन को म्यार नमस्कार। कुमाऊं के द्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुमाऊनी बोली में कुछ ऐसे ही बीजेपी के चुनाव अभियान का शंखनाद कर दिया। पीएम मोदी ने 17,500 करोड़ की 23 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें एम्स का सैटेलाइट सेंटर भी शामिल है। पीएम मोदी ने हल्द्वानी को सबसे बड़ा न्यू ईयर गिफ्ट दिया और अकेले हल्द्वानी के लिए ही 2,000 करोड़ की योजनाओं का ऐलान किया। इस रकम से पूरे हल्द्वानी का कायाकल्प होगा। पानी, बिजली और सीवेज के लिए खास प्लान बनाया जाएगा। हल्द्वानी शहर के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, विकास के लिए हम लगभग 2,000 करोड़ रुपए की योजना लेकर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ के बाद एक बार फिर कहा कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा। यहाँ पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी में बेहतरीन काम हो रहा है। कुमाऊं के लिए पीएम ने सबसे बड़ा ऐलान भी किया और कहा कि कर्णप्रयाग रेल लाइन के बाद टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन भी बनेगी। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल रूट बन रहा है, कल टनकपुर बागेश्वर रूट भी ऐसे ही बनेगा। मेरे उत्तराखंड के भाइयों और बहनों, ये शिलान्यास के सिर्फ पत्थर नहीं है, ये पत्थर मात्र नहीं है, ये वो संकल्प शिलाएं हैं जो डबल इंजन की सरकार सिद्ध करके दिखाएगी। पीएम मोदी इस मौके पर विपक्षियों पर बरसने से भी नहीं चूके। पीएम ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि हम उनका कच्चा चिट्ठा खोल चुके हैं जो विकास नहीं चाहते और प्रदेश के लोग भी 2 धाराएं देख चुके हैं। एक विकास को रोकता है और दूसरी वो धारा है जो विकास करती है। एक धारा है पहाड़ को विकास से वंचित रखो और दूसरी धारा है पहाड़ के विकास के लिए दिन रात एक कर दो। पहली धारा वाले लोग आपको हमेशा विकास से वंचित रखना चाहते हैं। 2017 की तरह इस बार भी बीजेपी के लिए प्रदेश में सबसे बड़ा चेहरा एक बार फिर पीएम मोदी का ही है और प्रधानमंत्री ने भी हर उस मुद्दे को छुआ जो चुनाव में बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी और सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और सीएम धामी ने भी रैली को संबोधित किया और विपक्षियों पर जमकर प्रहार किया। सीएम धामी ने कहा कि लोग उत्तराखंडियत की बात करते हैं लेकिन इसके लिए उत्तराखंड की कोई अहमियत नहीं है क्योंकि इनके लिए दिल्ली के एक परिवार की ही अहमियत है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं।
सीएम धामी ने कहा कि इन लोगों ने पहले सीडीएस विपिन रावत को गली का गुंडा कहा और अब सम्मान का ढोंग कर रहे हैं। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि विकास को लेकर अयोध्या और काशी की ही तर्ज पर बद्रीनाथ और केदारनाथ का विकास हो रहा है। इनको इस मंच से उत्तराखंडियत का अर्थ समझाना चाहता हूं। उत्तराखंडियत का अर्थ है उत्तराखंड को अहमियत जो न तो इन्होंने कभी दी है और न ही ये दल इसके नेता कभी दे सकते हैं। भाइयों बहनों, हम एक थे और एक ही रहेंगे। अगर किसी चीज की अहमियत इन्होंने दी है तो सबसे पहले दिल्ली वाले परिवार को दी है और दूसरे नंबर पर अपने परिवार को दी है। उत्तराखंड के साथ आज तक जितने धोखे कांग्रेस पार्टी ने किए हैं वो किसी पाप से कम नहीं है। और पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत ने एक और विवादित बयान दे दिया है। रुड़की पहुंचे तीरथ सिंह रावत मोदी सरकार की तारीफ कर रहे थे और इसी दौरान तीरथ ने कुछ ऐसा कहा जिस पर खासा विवाद हो रहा है। तीरथ रावत ने कहा कि मोदी सरकार में अगड़े पिछड़े सबका विकास हो रहा है और इसी दौरान दिव्यांगों के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। सबको विश्वास में लेते हुए विकास कार्य से जोड़ना, अगड़ा पिछड़ा लंगड़ा उसको भी आगे की पंक्ति में ला करके खड़ा करना और वो भी ऊंचाइयां छुए, इस प्रकार का मोदी जी ने पूरे देश के अंदर जिस तरह काम किए हैं। और कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर और कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिए हैं। हर विधानसभा में एक ऑब्जर्वर और कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। संगठन के 5 जिलों के भी ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। राजधानी राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल के नेताओं को उत्तराखंड में ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रभारी देवेंद्र यादव ने इसकी लिस्ट जारी की है। वहीं प्रदेश कांग्रेस संगठन में भी बदलाव दिख रहा है। प्रदेश में 109 नए प्रदेश सचिव बनाए गए हैं और चुनाव से पहले इन सचिवों को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इसे लेकर पहले ही गणेश गोदियाल ने बताया था। और उत्तराखंड की स्क्रीनिंग कमेटी और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग अब 3 से 4 जनवरी को होगी। किस सीट पर कौन उम्मीदवार होगा, माना जा रहा है कि ज्यादातर सीटों पर यह जल्द तय हो जाएगा। वहीं दावेदारों की भी सांसें अटकी हुई हैं। बुधवार को कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग दिल्ली में हुई, लेकिन किस सीट से उम्मीदवार कौन होगा ये तय होने में अभी वक्त लगेगा। माना जा रहा है कि 3 और 4 जनवरी को पहले स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी और फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी उम्मीदवार फाइनल करेगी। कांग्रेस में 70 सीटों के लिए कुल 478 दावेदारों ने आवेदन किया है, जिनमें 78 महिलाएं भी शामिल है। तो ऐसे में 70 उम्मीदवार कौन होंगे ये दिल्ली से तय होगा और पार्टी को इंतजार चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों के ऐलान का भी है। और क्योंकि इसके बाद सीसी की बैठक होनी है, उसमें ही अंतिम रूप दिया जाएगा। चर्चा है, गतिमान है। अभी 3 और 4 तारीख को फिर बैठक होगी, उसके बाद ही जो है जब सीसी की बैठक हुई तभी सामने आएंगी। कांग्रेस में किसको टिकट मिलेगा और किसका टिकट कटेगा, इस बात ने नए नेताओं के साथ पुराने नेताओं को भी खासा परेशान कर रखा है। महिला प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य को अभी अपने टिकट का भी भरोसा नहीं है और उनकी ये चिंता है कि अगर उन्हें ही टिकट नहीं मिला तो 20% टिकट महिलाओं को देने का क्या होगा। युवाओं को, चूंकि इस प्रदेश में युवाओं का और महिलाओं का एक बहुत बड़ा तबका रहता है, हमें भी पूरी उम्मीद है कि निष्पक्ष रूप से और जिताऊ उम्मीदवार को स्थानीय आदमियों की और जो भी उसका एक क्राइटेरिया सब चीजें तय करके ही पार्टी इस समय अपने उम्मीदवार घोषित करेगी। मेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह मेरी महिलाएं लगा रही हैं कि दीदी तुम्हारा टिकट कट रहा है तो तुम हमें कहां से टिकट दिलाओगी, तुम हमारे लिए क्या संघर्ष कर रही हो और क्या आपकी रणनीति रहेगी। क्योंकि 2017 में हमारी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सरोजनी कंत्यूरा जी का भी टिकट काट दिया था। कुछ सीटों पर कांग्रेस के दावेदार भले ही सीमित हों, लेकिन ज्यादातर सीटों पर दावेदारों में टिकट की होड़ मची है। ऐसे में गुटों में बंटी कांग्रेस में किसको टिकट मिलेगा, किसका टिकट कटेगा, ये सब बड़े नेताओं की चॉइस और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के फैसले पर निर्भर करेगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और खबर देहरादून से, जहां पर सीएम धामी नाबार्ड के एक प्रोग्राम में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे सचिवालय में कैबिनेट मीटिंग होगी। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर यह मीटिंग रखी गई है। 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन पर मीटिंग रखी गई है। शाम 6 बजे सीएम हाउस में ये मीटिंग होगी। तो नाबार्ड के एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। दोपहर 12 बजे सचिवालय में कैबिनेट की मीटिंग होगी। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर मीटिंग रखी गई है, जिसमें 15 से 18 साल के बच्चों को किस तरह से वैक्सीनेट किया जाए, इसको लेकर मीटिंग है। और शाम 6 बजे सीएम हाउस में ही ये बैठक रखी गई है।
और कांग्रेस नेता यशपाल आर्य का रुड़की के मंगलौर में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान यशपाल आर्य ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी दलित विरोधी सरकार है। जो योजनाएं कांग्रेस सरकार ने दलित समाज के लिए बनाई, बीजेपी ने उसे ठंडे बस्ते में डालने का काम किया है। हमारे समाज की, दलित समाज की आस्था विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। केजरीवाल सरकार